नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रशिक्षण स्नातक श्रेणी परीक्षा यानी एलटी ग्रेड टीचर जो एग्जामिनेशन उसके अंतर्गत जो 30 प्रश्न समान अध्ययन का होगा यानी जीएस का जनरल स्टडीज का इसके टेस्ट सीरीज को देखते हैं इसमें। और ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा जो कि देखें समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति 2025 के लिए है। और इसके अंतर्गत देखें तो ये समारंभ अनुक्रम का इत्यादि दिया गया जिसमें प्रैक्टिस सेट देखें विभिन्न प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं और सामान्य अध्ययन टेस्ट फर्स्ट इसका है एंड प्रैक्टिस सेट फर्स्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जिसके अंतर्गत देखें तो इसकी शुरुआत जो रही एलटी ग्रेड एग्जाम का वह आपकी 6 दिसंबर 2025 शुरुआत हो रही है। कुछ पेपर जो है जनवरी में भी हैं, जनवरी के मध्य में आयोजित किए जाएंगे और अभी तक कंप्यूटर का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। कोर्ट में वह मामला होने के कारण बीएड की वजह से अभी भी वह लंबित है। और यह देखें जो जीएस है ये एलटी ग्रेड में 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाएंगे और इसके अलावा जीएस लेक्चर में जो है 40 प्रश्न जीएस के रहेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो समान अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट को देखते हैं जो कि आधारित होगा एलटी ग्रेड जीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के लिए। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस सेट देखें आपका यह बनता है, पहला प्रश्न ये आपका है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले हैं। तो पहले का आंसर बी है। बी का मतलब दमदमा से जो कि प्रतापगढ़ में है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए हैं, यह दमदमा से निकाले गए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह है कि मध्य गंगा घाटी की प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहरराय महदहा तथा दमदमा स्थलों का उत्खनन हुआ, यानी तीनों स्थल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में ये सारे स्थल हैं जो प्रतापगढ़ में हैं। ये यूपीएससी के प्रवर्तन समीक्षा अधिकार इत्यादि में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो टीचर भर्ती में भी महत्वपूर्ण बनता है कि सराय नाहरराय महदहा तथा दमदमा स्थलों का उत्खनन हुआ कहाँ से, प्रतापगढ़ जिले में, ये मध्य गंगा घाटी में है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान, युग्म का मतलब डबल समाधान है, यानी 41 में से 5 क्या है, युग्म है। युग्म का मतलब यदि हम इसको देखें ना 15-10 हो जाएंगे। और एक समाधान में 3 मानव कंकाल हैं, यानी इसमें 5 में तो युग्म डबल है लेकिन एक में जो है 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक कंकाल मिले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। चलिए दूसरे प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। दूसरा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी इसमें 3 सुमेलित होंगे, एक इसमें सुमेलित नहीं होगा। तो डी इसमें सुमेलित नहीं। धौलावीरा देखें तो इसके उत्खनन जो कराए बीके थापड़ जी नहीं कराए हैं। शेष इसमें सही। हड़प्पा में दयाराम साहनी जी किए हैं। लोथल में एस आर राव जी किए हैं। सूरकोटता में देखें जेपी जोशी जी किए हैं। धौलावीरा से बीके थापड़ संबंधित नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस प्रकार से हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी जी, लोथल का उत्खनन एस.आर. राव जी तथा सूरकोटता का उत्खनन जेपी जोशी जी ने कराया था। जबकि धौलावीरा का उत्खनन बीके थापड़ नहीं बल्कि आर.एस. बिष्ट ने कराया था। यह ध्यान रखें, आर.एस. बिष्ट ने कराया था। धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ में है, इसका उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने। इस प्रकार से डी इसमें सुमेलित नहीं था। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की उपदेश किससे संबंधित हैं। तो तीसरे का सही आंसर डी बनता है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता संबंधित है। बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित है, तो आचरण की शुद्धता पवित्रता संबंधित है। शेष इसमें जो उतने तार्किक नहीं है, आत्मा संबंधी विवाद इत्यादि ब्रह्मचर्य इत्यादि नहीं है। बुद्ध के उपदेश जो है डी इसका आंसर सही बनता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो तीसरे का यह है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता और शुद्धता संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, यानी बुद्ध के उपदेश जो थे उसमें आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। तो इसका जो डी आंसर सही हुआ तीसरे का। चौथे प्रश्न को देखें तो यह निम्न कौन सा शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। तो चौथे का सही आंसर ए है, यानी कलीम जो है, यानी शाहजहां के शासनकाल का राजकवि जो था वो कलीम था। एक्सप्लेनेशन इसको समझ लेते हैं डिटेल में। यानी यह बनता है आपका, शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली की, यानी शाहजहां का जो काल है वह मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। शाहजहां के काल को देखें तो जो मुगल काल की स्थापना बाबर करता है और उसमें कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण जो शासक होते हैं, बाबर के बाद हुमायूं के बाद जो होता है आपका अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और अंतिम जो महत्वपूर्ण शासकों में होता है वह औरंगजेब होता है। यानी 6 ये महत्वपूर्ण शासक होते हैं। इसके बाद उत्तर मुगल काल, यानी मुगल काल के विघटन के बाद देखें तो 9 महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण उनको नहीं कर सकते लेकिन 9 शासक होते हैं, जिसमें आखिरी जो है वह 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हुए उसको जो है अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। वहीं उसको जो उसकी मृत्यु हो गई बहादुर शाह पर, और वहीं उसका जो है क्या वह
दफनाया गया मकबरा है, यानी 3 देखें तो पहले तो इसमें से 2 यानी एक जो आपका बाबर का काबुल में है, जहांगीर का लाहौर में मकबरा है और ये जो आपका आखिरी जो बहादुर शाह जफर इसका यंगून में है। तो यह ध्यान रखें कि यह शाहजहां ईरानी फारसी पद्य शैली के पद्य है, गद्य नहीं ध्यान रखना है, पद्य शैली के कवि कलीम, इसका नाम जो है अबू तालिम, कलीम को कभी कभार अबू तालिम भी कह सकता, अबू तालिम को राज कवि नियुक्त किया था। कौन? शाहजहां ने। ईरानी फारसी पद्य शैली का कवि था। 5वें प्रश्न देखें तो 5वां ये बनता है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? लाला लाजपत राय जी के बारे में वो कहना चाह रहा है कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय जी जो हैं ये गर्म दल के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। गर्म दल में आपके बिपिन चंद्र पाल जी, बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय जी हैं। लाला लाजपत राय ही एकमात्र ये जो है कांग्रेस के गर्मपंथ के नेता थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष की यानी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर पाए थे। शेष जो बिपिन चंद्र पाल जी और बिपिन चंद्र पाल जी नहीं कर पाए थे, बिपिन चंद्र पाल जी और बाल गंगाधर तिलक जी नहीं कर पाए थे। तो इसमें यह कह रहा है क्वेश्चन कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो 5वें का सही आंसर ये वंदे मातरम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख, यानी 5वें का एक्सप्लेनेशन ये आपका दिया है कि लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे, ध्यान रखना दैनिक का मतलब डेली निकलता था, और एक अंग्रेजी साप्ताहिक यानी इस साप्ताहिक वीकली था। दी पीपुल क्या था? वीकली था। वंदे मातरम क्या? दैनिक था। इन दोनों को जो प्रकाशन किया था निकाला था लाला लाजपत राय जी ने निकाला। कहाँ से? लाहौर से निकाला था। तो 5वां रहा यह आपका लाहौर। उस दौरान देखें तो भारत का भाग था अखंड भारत के रूप में। हालांकि बंटवारे के बाद 14 अगस्त 1947 को जो है अंग्रेजों ने जो है भारत को अपूर्णी क्षति के रूप में पाकिस्तान डोमिनियन का निर्माण कर दिया है, जो वर्तमान में भारत 14 अगस्त को विभाजन विविधता दिवस के रूप में मना रहा है कुछ वर्षों से। तो यह लाहौर जो भारत का ही अंग था, लेकिन ये वर्तमान पाकिस्तान में है। चलिए 6वें प्रश्न को देखते हैं। 6वां निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 6वें का सही आंसर ए बनता है। एक मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसको विनियामक अधिनियम भी कहते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। चलिए इसका एक रिलेशन जल्दी से देखते हैं। तो यह है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एल्जा एमपीएस के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 जो है इनके सहायक रूप में जज नियुक्त किए गए थे। तो ध्यान रखना कभी कभार पूछ देता है, सर एल्जा एमपीएस के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस बनाए गए थे। यानी किसके? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना 1 वर्ष बाद 1774 में की गई थी। चलिए 6वां देख लेते हैं। यानी 6वां हम देख लें। 7वां 8वां इत्यादि देखने से पहले प्रश्नों को आप एक बार देख लें। प्रश्नों को आप देख लें, इस तरह से प्रश्न है 9वां 10वां, यानी इस सब सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट के रूप में पहले प्रश्नों को एक बार एक डीपली नजर आप देख लें। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 30 प्रश्न एक बार देख लें, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो 30 प्रश्न हो गए। इसके बाद हम चलते हैं 7वें नंबर हमारा शेष था। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो 7वें का सी है राज्य की निर्देशक तत्व है, यानी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है इसमें यानी संविधान के भाग 4 में दिया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य को उत्तरदायित्व, क्योंकि कल्याणकारी राज्य को जो अवधारणा है वो डीपीएसपी में दिया गया है। और कौन सा भाग ये पूछ रहा है? तो ये राज्य के निर्देशक तत्व है। इसमें ध्यान दें, राज्य की नीतिक निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। 36 से 51 है और इसको जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसमें ध्यान दें कि यह जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसमें निहित है। और संबंधित अनुच्छेद को देखना चाहें तो अनुच्छेद 51 यानी जो आखिरी जिसका अनुच्छेद है 36 से इसकी शुरुआत है, हालांकि मूलतः 38 से शुरुआत मानी जाती है, लेकिन अनुच्छेद जो 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है, जो कि प्रश्न में संबंधित है। यदि भाग न दे करके अनुच्छेद पूछता तो अनुच्छेद 51 इसमें इसका सही आंसर बनता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख इसके अनुसार राज्य यानी इसका डिटेल में दिया है। इसकी डिटेल में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना है। इसके बाद संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यह इसमें जो अनुच्छेद 51 दिया गया है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत है, जिसमें जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख है। 8वें प्रश्न देखें तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? बहुत ही आसान प्रश्न 8वां है, ए है यानी 7 दिन।
सॉरी, 7 दिन है, 14 दिन होगा, यानी 20 का आंसर सही है। 8वें का बी है, यानी भारत के राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। कोई सदन का मतलब संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो जब संसद का कोई भी सदन इस प्रकार का आरोप लगाए, संविधान के अनुच्छेद 61(2) यानी संविधान का अनुच्छेद 61 सब आर्टिकल 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निर्दिष्ट नहीं है जो कि कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प में सदन में कुल सदस्य संख्या, ध्यान रखें कि 14 दिन की सूचना नहीं दी जाती है राष्ट्रपति को तो इसको ये कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। यानी 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ साथ क्या है, संकल्प सदन की कुल, यानी ध्यान रखना है सदन की कुल पूछ रहा है कि सदन में उपस्थित से मतलब नहीं है, सदन में कुल कितनी संख्या है। जैसे कि देखें तो उस सदन में देखें, जैसे वर्तमान देखें लोकसभा की मैक्सिमम संख्या 543 है और राज्यसभा में 245 है। तो जितने भी सदस्य उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए तब उस सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा इस संकल्प को पारित होना, तभी महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। जबकि उपराष्ट्रपति महाभियोग इत्यादि का प्रावधान नहीं होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 61 के सब आर्टिकल 2 में दिया गया है। और ध्यान रखना है कि 14 दिन पूर्व की सूचना देना है और हस्ताक्षर कम से कम 1/4 सदस्यों का, जितने भी सदन से उसके 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और साथ ही में जो संकल्प पारित होना चाहिए उससे 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। कुल सदस्यों के, सदन के कुल सदस्य का होना चाहिए 2/3 बहुमत द्वारा, तभी ये जो महाभियोग राष्ट्रपति पर होगा और राष्ट्रपति को प्रयुक्त किया जा सकता है। 9वें नंबर प्रश्न देखें, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो 9वीं का सही आंसर डी है, उपयुक्त में कोई नहीं। यानी विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है 1/12वां भाग जो होता है वो विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। देखें विधान परिषद यानी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। पहले व्याख्या देख लेते हैं, इसके बाद एक्सप्लेनेशन कुछ और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखें संविधान के अनुच्छेद 171 सब आर्टिकल 3 में विधान परिषद के निकटतम 5/6 यानी 1/3, 1/12, 1/12 प्लस 1/3, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की वर्तमान संरचना अनुच्छेद 171 सब आर्टिकल 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 समय पर संशोधित की धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधान के अनुरूप है। इसके तहत आंध्र प्रदेश की विधान परिषद ने कुल 58 सदस्यों में से 8 सदस्य लगभग 1/7 भाग, बिहार की विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 12 सदस्य लगभग 1/6 भाग, महाराष्ट्र की विधान परिषद के कुल 78 सदस्यों में से 12 सदस्य यानी 1.1/6.5 भाग, कर्नाटक विधान परिषद के कुल 75 सदस्यों में से 11 सदस्य लगभग 1/7 भाग, तेलंगाना की विधान परिषद कुल 40 सदस्यों में से 6 सदस्य 1/7 भाग तथा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के कुल 100 सदस्यों में से 10 सदस्य यानी 10वां भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 6 इसमें पूरा डिटेल में दे दिया, अलग से में जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसमें यह ध्यान रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का गठन और विघटन दोनों किए जाते हैं और यह अनुच्छेद 171 विधान परिषद से संबंधित है। और इसमें 6 राज्यों का इसमें डिटेल में दे दिया है, यानी देख सकते हैं इसमें। यानी उत्तर भारत से जो है उत्तर प्रदेश और बिहार है, सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है जिसमें 100 सदस्य विधान परिषद में यहाँ देखा जा सकता है। और बिहार में यहाँ पर देखना चाहें तो बिहार के सदस्यों की संख्या यहाँ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की यह रहा और 40 सदस्य जो आपके हैं तेलंगाना से हैं और कर्नाटक में आपके 75 हैं, महाराष्ट्र में 78 हैं और बिहार का शुरू में दिया 58 सदस्यों में सदस्य, यानी यहाँ देख आंध्र प्रदेश में 58 है, बिहार में जो है 75 है। यानी उत्तर भारत से जो है आपके हैं वह उत्तर प्रदेश और बिहार है और पश्चिमी भारत से देखें तो आपका कर्नाटक और महाराष्ट्र हो जाते हैं और पूर्वी भारत के पार्ट में देखें जो पूर्वी घाट में है तो उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो सारे सदस्यों का भाग दे दिया है तो अलग अलग मनोनीत किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 1/10वें भाग मनोनीत किए जाते हैं। इस संरचना इसमें काफ़ी डिटेल दे दी है, इसलिए ज़्यादा इसमें हमें डिटेल करने की आवश्यकता नहीं रही। यहाँ संरचना भी दे दिया है। इस स्थिति में क्या है कि यहाँ पर देखें कि संविधान के अनुच्छेद 171 विधान परिषद निकटतम यानी 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये इनडायरेक्ट निर्वाचन का होता है क्योंकि ये जो होते हैं जैसे सेंटर में राज्यसभा है वैसे राज्यों में जो है यह विधान परिषद की संरचना किया गया है। हालांकि 6 राज्यों में, सभी राज्यों में ऐसा नहीं, जैसे कि वर्तमान के भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इसमें से 6 राज्यों में जो है यह विधान परिषद की संरचना का प्रावधान है और ये सारी जानकारी इसमें निहित है। सबसे मैक्सिमम संख्या उत्तर प्रदेश में है।